नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर। चीन, जापान समेत कई देशों में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF7 कोहराम मचा रहा है। कोरोना को देखते हुए भारत ने भी तैयारी की है और राज्य सरकारें भी इसको लेकर अलर्ट हो गई हैं। राज्य सरकारें इसको लेकर अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। उधर पीएम मोदी ने महामारी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पीएम मोदी ने बैठक में कोरोना संक्रमण पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए ढांचे को पूरी तरह से तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कोरोना को लेकर एक हाई लेवल बैठक की थी। बैठक में बताया गया कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस के केस काफी कम हैं। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से कोरोना मामले में अलर्ट मोड पर जाने वाला है। इसकी तैयारियां छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1372 सैंपल की जांच हुई है। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी रेट 0.15% है। 22 तारीख की स्थिति में 2 लोग रायपुर में संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले 21 तारीख को भी रायपुर से ही 2 लोग संक्रमित पाए गए थे। संक्रमित पाए गए मरीज बाहर से ट्रैवल करके आए हैं। पूरे प्रदेश में सिर्फ रायपुर में ही कोविड-19 के 4 एक्टिव मरीज हैं। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी पराग जी, प्रणाम आपको और सभी दर्शकों को भी प्रणाम। सर, पहला सवाल मेरा तैयारी को लेकर है। छत्तीसगढ़ में किस तरह से सरकार तैयारी कोविड के इस नए वेरिएंट को लेकर कर रही है? इसमें नए वेरिएंट के ज्यादा खतरनाक होने के अभी तक देश में कोई संकेत मिले नहीं हैं जी। और आज भी केंद्रीय मंत्री जी के साथ जो बैठक हुई उसमें यही बात सामने आई कि अलग अलग देशों में एक प्रकार के वेरिएंट की अलग अलग स्थितियों का अनुभव विगत वर्ष 2-3 वर्षों में हुआ है। और ओमिक्रॉन ही जब सामने आया तो ओमिक्रॉन का प्रभाव अलग देशों में, अलग महाद्वीपों में अलग अलग प्रकार का दिखा जी। तो देश में भी हमने ये देखा कि सितंबर महीने से अभी तक 4 जो आपने बताया BF.7 ओमिक्रॉन BA.5 का जो म्यूटेशन है, वेरिएंट है, इसके 4 केस मिले और चारों होम आइसोलेशन में ठीक हो गए जी। तो जहां BF.7 के कहर की बात चीन में हो रही है, देश में अभी जो 4 प्रकरण आए वो चारों के चारों होम आइसोलेशन में ही स्वस्थ हो गए। यानी गंभीर स्थिति उनकी नहीं बनी, कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई। तो ये अंतर है अलग अलग देशों में। हो सकता है वहां वैक्सीनेशन की स्थिति कैसी रही हो, कितने लोगों को कोरोना ने पहले, दूसरे या तीसरे लहर में प्रभावित किया, वो प्रभावित होने के कारण कितनों में इम्यूनिटी बन गई। अलग प्रकार की वैक्सीन होने से कहीं वैक्सीन के प्रभाव का तो अंतर नहीं है जी। देश में अभी तक का जो अनुभव है वो संतोषजनक रहा है कि वैक्सीनेशन भी हमने 220 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रथम, द्वितीय और बूस्टर डोज के माध्यम से वैक्सीनेट किया है। और जो भी कोरोना के वेरिएंट अभी तक आए हैं उनमें गंभीर स्थिति वैसी नहीं दिख रही है जैसा डेल्टा वेरिएंट के समय दूसरी लहर में सबसे ज्यादा जाने गई थी, सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, व्यवस्था में व्यापक कमी पूरे देश में दिख रही थी जी। तीसरी लहर में, चौथी लहर में ओमिक्रॉन के आने के बाद ऐसा नहीं हुआ जी। ये जो वेरिएंट है कहते हैं कि ज्यादा तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसके शरीर पे ज्यादा घातक प्रभाव हो या मृत्यु की स्थिति बने, ऐसे संकेत अभी तक नहीं बने हैं। इसलिए विदेशों की स्थिति को देख के हमको सतर्क बहुत रहना है कि कहीं ये ना हो कि हम ये मान के चलें कि हमारा तो सब ठीक है और पता चला अचानक हमने लापरवाही कर दी और गंभीर संक्रमण में हम फंस गए। तो क्या हम ये मान सकते हैं सर, चूंकि आपने जो बताया कि होम आइसोलेशन से ही उन मरीजों को ठीक कर दिया गया, हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो लोग हैं, हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला उससे हमारी इम्यूनिटी काफी ज्यादा मजबूत हुई है और इसलिए जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उनका असर ज्यादा भारत के लोगों में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ये बात सही है तो बूस्टर डोज को लेकर सरकार कितनी ज्यादा जागरूक लोगों को कर रही है और क्या प्लानिंग आप बूस्टर डोज को लेकर कर रहे हैं?
क्योंकि हम शुरुआत की डोज की बात करें तो वो तो लोगों ने लगवाए, लेकिन बूस्टर डोज को लेकर उतना ज्यादा उत्साह लोगों के अंदर अभी नहीं दिख रहा है। दुर्भाग्य से कोरोना की स्थिति क्योंकि थम गई जी, और इसके संक्रमण की स्थिति का विपरीत प्रभाव लोगों में नहीं दिखने लगा, तो लोगों में ऐसी भावना आ गई कि अब कुछ नहीं होना है। हमने 2 डोज लगा दिए तो पर्याप्त है, बूस्टर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। और ये तो 60 साल के ऊपर वाले जो हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, अन्य बीमारियां हैं, उन्हीं के लिए कारगर है। शेष जो कम उम्र के हैं, शरीर से तंदुरुस्त हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्यों एक और सुई लगाना। तो ये मानसिकता के चलते बूस्टर डोज लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि सभी जागरूक हैं नागरिक। आज जैसे आपका चैनल है, अन्य माध्यम है, अखबार है, आपस की चर्चा है, व्हाट्सएप की दुनिया है, आईटी नए व्हाट्सएप जमाने के संचार के साधन है, इनमें बहुत सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचती हैं। कभी कभी सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारियां भी दुर्भाग्य से पहुंचती हैं, लेकिन ये बात तो चर्चा में है कि दुनिया भर में करीब रोज 4.5 से 5 लाख लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। तो उस बात को ध्यान में रख के चीन में, जापान में, सिंगापुर में, साउथ कोरिया में, हांगकांग में, ब्राजील में, फ्रांस में, स्पेन में, यूएसए में, अमेरिका में, यहाँ पर संक्रमण दिख रहा है, बढ़ता हुआ संक्रमण दिख रहा है। तो हमारे यहाँ अमूमन बाहर से संक्रमण का प्रभाव आने में 2 से 3 महीने लगते हैं और देश में प्रवेश करे और उसके बाद छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में उसका प्रभाव पहुंचने में 30 से 40 दिन लगते हैं। तो ये हमको पर्याप्त समय मिल रहा है कि हम सचेत हो जाएं, देश में सचेत हो जाएं, राज्यों में सचेत हो जाएं और अपने नागरिकों का बचाव कर सकें। और नागरिकों को चाहिए कि वो आगे आएं, मास्किंग को पुनः अपनाना चालू करें। हैंड हाइजीन की जो बात थी, हाथ साबुन से लगातार धोना, समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, बाहर भीड़ भाड़ की जगह में जाएं तो एहतियात बरतें, शारीरिक दूरियों को बरकरार रखें, बना के रखें। ये एहतियात नागरिकों की ओर से हमें सहयोग के रूप में अनिवार्यतः चाहिए। और साथ ही वैक्सीनेशन भी लगाइए। इसमें कोई दो बात नहीं है कि देश में वैक्सीनेशन से बहुत लाभ मिला है। सर, चूंकि आपने खुद इस बात का जिक्र किया, मेरे जहन में भी यही सवाल था कि शुरुआत में हमने देखा कि यात्रा के जरिए जो लोग अलग अलग प्रदेशों में पहुंचे, उनके जरिए कोविड फैला और जो पहले से मौजूद लोग थे उनमें संक्रमण आया। तो अभी यात्रा को लेकर, यात्रियों को लेकर आप लोग कोई गाइडलाइन क्या जारी करने वाले हैं या क्या तैयारी कर रहे हैं या क्या व्यवस्था आप लोग इसके लिए कर रहे हैं ताकि ये फैले ना संक्रमण? अगर कोई एक व्यक्ति के जरिए आता है तो बाकी लोगों में ना फैले। पहले से ही हम बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर इस तरीके के इंतजाम करें ताकि इसका नियंत्रण हम पहले से करके रखें। जी, ये आपने सही बात कही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने भी इस प्रोटोकॉल को अपनाया है कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों का 2% रैंडम अनिवार्यतः वो सैंपलिंग करेंगे, आरटीपीसीआर टेस्टिंग करेंगे एयरपोर्ट्स पे, और जो समुद्र के माध्यम से आ रहे हैं उनका भी, और जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री रोड मार्ग से आ रहे हैं उनका भी। तो अभी जो प्रोटोकॉल लागू हो रहा है वो देश की सीमाओं पे हो रहा है, बाहर से आने वाले नागरिकों के लिए हो रहा है। और उनकी टेस्टिंग के बाद अगली कड़ी के रूप में उनकी जानकारियां राज्यों तक देना कि ये विदेश से ये लोग आपके राज्य के आए हैं, आप इनको फॉलो अप कर लीजिए, आपके यहाँ जाएंगे, आप देख लें कि ये संक्रमित तो नहीं हो रहे, कोई इनको कोरोना के प्रभाव के लक्षण तो नहीं आ रहे, इनको आप सलाह भी देते रहिए, इनकी देखभाल भी करिए। तो हमने ये मांगी है सूची। एयरपोर्ट अथॉरिटी से चीफ सेक्रेटरीज को पहले ये सूची जाया करती थी, अभी भी मेरे ख्याल से वो क्रम जारी होगा, नहीं तो उसको कर लेना चाहिए ताकि हर राज्य को अपने यहाँ के विदेश से आए हुए नागरिकों की फॉलोअप करने की स्थिति में आसान हो जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने भी बैठक की है स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अलग अलग राज्यों के। उस बैठक में सर क्या रहा और केंद्र और राज्य के बीच में कैसे आप सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं? इसमें हम लोग को विशेष दिक्कत नहीं गई है जी। केंद्र राज्य राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो केंद्र सरकार को सलाह देते हैं और उनकी सलाह केंद्र सरकार विभाग के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रोटोकॉल के रूप में राज्यों को जारी करती है। हमने देखा भी कि समय समय पर इसमें परिवर्तन आते रहे हैं।
पहले जो इस्तेमाल करने के लिए लिखी गई थी उसमें से कुछ दवाइयों को हटा भी दिया गया लिस्ट में, कुछ प्रोटोकॉल हैं उनको बरकरार रखा गया। जो मैं शुरू में बात हुई, शारीरिक दूरी रखना, हैंड वॉशिंग करना, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट की जो प्रक्रिया है, फॉलोअप उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं, इनको बरकरार रखना। तो ट्राइड एंड टेस्टेड इस्तेमाल करके जिन पद्धतियों को लाभदायक माना गया है उनको बरकरार रखा गया है। मास्किंग इत्यादि हो गया, शारीरिक दूरी की बात हो गई, और जो दवाइयां कारगर नहीं थी, शुरू में सुझाव बतौर रही थी, उनको सूची से हटा भी दिया गया है। तो ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर से एक रूपता बनी रहे, तो वहां से हमारे वैज्ञानिक केंद्र सरकार को जो सलाह देते हैं उसको फिर हम पालन करते हैं। हमारे पास कोई जानकारी आती है तो हम केंद्र सरकार से साझा करते हैं। ऐसी ऐसी जानकारी विशेषज्ञों की हमारे पास भी आई है, इसको भी आप परीक्षण करा लें ताकि पूरे देश में एक जैसी नीति हम अपना सकें। क्योंकि नए नए इसके वेरिएंट हैं कोविड के, स्वास्थ्य मंत्री जी और वैज्ञानिक इस पर, डॉक्टर्स इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में इससे निपटने के लिए पहले से क्या पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की संख्या है, ऑक्सीजन बेड्स हैं, वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं, पहले की तरह स्थिति ना बने, इसको लेकर क्या हम पहले से ही तैयार हैं छत्तीसगढ़ में? सर जी, ऐसा मानना चाहिए। अगर कोई कमी पाई गई तो वो बहुत बड़ी लापरवाही की श्रेणी में आ जाएगी जी। हर बैठक में कोरोना के चाइना में अभी उभरने के पहले से भी हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं, लगातार दवाइयों की स्थिति, टेस्टिंग किट की स्थिति, इसकी समीक्षा करते रहते हैं, वैक्सीनेशन की समीक्षा करते रहते हैं। आज भी और सघन हमने केंद्रीय मंत्री जी के साथ बैठक के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जुड़ के हम लोगों ने समीक्षा की, और हर जिले में, विशेष करके पहले उन शहरों में, जैसे अभी बात हुई कि विदेश से लोग आएंगे तो प्रमुख शहरों में आएंगे, उन प्रमुख शहरों से फिर छोटे शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र में वो पहुंचते हैं या उसका कोरोना का प्रभाव पहुंचता है। तो हमने जिन शहरों में पहले देखा है छत्तीसगढ़ में, आप राजनांदगांव से चालू करें तो राजनांदगांव हो गया, दुर्ग हो गया, भिलाई हो गया, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, चांपा जांजगीर हो गया, रायगढ़ हो गया, ये यात्रा के प्रमुख मार्ग जो हैं और बड़े कस्बे, जो बड़े शहर हमारे प्रदेश के हैं, इनमें कोरोना के प्रकरण भी ज्यादा हुए और आया भी जल्दी यहीं पर। तो यहाँ की तैयारी कर लीजिए, वेंटिलेटर तैयार है कि नहीं, उनको बिस्तरों के बगल में रख दें, मल्टीपैरा मॉनिटर है उनको रख दें, दवाइयां जो लगती हैं कितनी हमारे पास हैं, पैरासिटामोल कितना है, डोलो कितना है, अन्य दवाइयों की आवश्यकता है वो कितनी है, पीपीई किट्स कितने हैं, ग्लव्स कितने हैं, N95 के मास्क कितने हैं, तो ये सारी समीक्षा जो सतत करते हैं वो और सघन रूप से हम लोग आज ही हम लोगों ने उसको पुनः किया है। और 27 तारीख को मॉक ड्रिल होना है। आज की केंद्रीय मंत्री जी के साथ जो बैठक हुई तो सभी राज्यों में मॉक ड्रिल होगी बिल्कुल कोरोना के संबंध में, तो तैयारियों को भांपने का एक वो भी रास्ता रहेगा। ठीक है, एक चीज और सर, मैं नेजल वैक्सीन को लेकर भी आपकी राय जानना चाह रहा हूं कि इसको आप क्या कारगर मान रहे हैं और सरकार का इस पर रुख क्या है? देश के वैज्ञानिकों ने और केंद्र सरकार की एजेंसीज ने जब इसको कारगर माना है और परीक्षण करने के बाद कारगर माना है, तो हम लोग भी उसको मानेंगे। मैंने अभी हालांकि ये देखा नहीं है कि जो प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया अपना ली गई है कि नहीं, लेकिन केंद्र सरकार ऐसे हल्के से किसी चीज को पास करेगी हम लोग उम्मीद भी नहीं करते। और ये नेसल ड्रॉप की बात है, कहते हैं 4 बूंद लेने पे लेट जाइए, 4 बूंद ले लीजिए, तो नाक से ही या मुंह से जो संक्रमण फैलने की का मार्ग होता है वहीं पर ये सीधे नेजल ड्रॉप रहेंगे, वहीं पर प्रभावित करेंगे शरीर को और रोकथाम करेंगे। तो काफी कारगर हो सकता है ऐसा माना जा रहा है। और लोगों में सुई लगाने में अगर कोई झिझक है तो वो नेजल ड्रॉप के माध्यम से वो बात भी नहीं रहेगी। अब कैसी सप्लाई होती है, गवर्नमेंट देगी या मार्केट में आएगा, ओपन मार्केट से खरीदना होगा, या जैसे अभी वैक्सीनेशन केंद्र सरकार ने सपोर्ट किया है वैसे इसको केंद्र सरकार सपोर्ट करेगी, ये स्थिति अभी क्लियर नहीं है। वरना नेजल ड्रॉप को कल मंजूरी देश में दे दी गई है। हमने 4T के फॉर्मूले पर भी पहले स्वास्थ्य मंत्री जी काम किया, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण पर जोर हमेशा से प्रदेश की सरकारों का या फिर देश की सरकार का रहा है।
फिलहाल अभी ये कहा जा रहा है कि अलग अलग प्रदेशों में हम बात करें तो आप लोगों की ओर से निर्देशित किया जा रहा है प्रशासन को कि अगर कहीं पर भी कोई कोविड के मरीज मिलते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं। इसको लेकर क्या व्यवस्था है छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कौन सा वेरिएंट है। ये पता करने से एक जानकारी जरूर होती है जी। लेकिन टेस्टिंग में जो समय लगता है वो इतना समय निकल जाता है कि उससे तत्काल हम कोई कारगर कदम नहीं उठा पाते। एक वैज्ञानिक जानकारी हमको हो जाती है जी। थोड़ी बहुत ये जानकारी कि कौन सा वेरिएंट डोमिनेंट हो गया है, ज्यादा लोगों में कौन सा वेरिएंट अब विद्यमान है, इसकी जानकारी हो जाती है। एक्शन तो तत्काल लेना पड़ता है। जो मरीज आते हैं और जो लक्षण वो दिखाते हैं कि उनको इन्फेक्शन कहाँ है जी। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, फेफड़ों में है या इंटेस्टाइन्स में है, लूज मोशन हो रहा है, शरीर के किस अंग में कोरोना का प्रभाव पहुंचा है, ये डॉक्टर अब अनुभवी हो गए हैं इन 3 सालों में। पहले एकदम अनभिज्ञ थे, हमारे भी डॉक्टर अनभिज्ञ थे, विश्व के डॉक्टर अनभिज्ञ थे। अब काफी जानकारी हो गई है। चिंता जो कोरोना के वेरिएंट को हम जानते हैं उनसे बहुत कम है। नया वेरिएंट जो आएगा वो अगर कहीं घातक हो गया उसकी चिंता हम लोग को सताए रहती है। जो जानकारी आज तक की है इसमें चिंता कम है। जो नया आपने भी बताया कि BF.7 जो वेरिएंट आया है इसके बारे में चिंता है कि ज्यादा तेजी से फैलता है। एक आदमी 16 लोगों तक तत्काल दे सकता है, वो 16 लोग 16 लोगों को और देंगे। तो आप देखिए 1 से 16, 16 से 256, 256 गुणित 256 तो मेरे ख्याल से 65,000 से ऊपर हो जाएगा। अब ये 65,000 फिर 65,000 लोगों को देंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये इस तरीके से संक्रमण फैलने की जो संभावना है इसमें ज्यादा दिख रही है। लेकिन अभी जो 4 प्रकरण देश में आए वो गंभीर स्वरूप शरीर में नुकसान पहुंचाने का उनने नहीं दिखाया। तो अभी और स्टडी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आप प्राइवेट अस्पतालों के लिए क्या निर्देशित उनको कर रहे हैं कि किस तरीके के इंतजाम रहें? क्या उनसे भी आप लोग सहयोग लेंगे अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें कि केसेस बढ़ते हैं और मरीज ज्यादा अस्पतालों में आते हैं, तो निर्देश उनके लिए क्या रहेंगे और क्या उनका भी सहयोग लिया जाएगा? स्टैंड बाय के रूप में तो जरूर उनको डायरेक्शंस रहेंगे। हम लोग के पास अब जानकारी है ही कि किन अस्पतालों में कितने बिस्तर कोविड के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। बिल्कुल। तो उनको स्टैंड बाय में रखेंगे क्योंकि पिछले चौथी वेव में हम लोगों ने ये देखा कि जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट की भी थी 5% से ज्यादा उसका उपयोग होने की स्थिति नहीं बनी जी। 10% के अंदर ही था। मैं नहीं सोचता कि किसी भी दिन 7%, 8% से ऊपर गया होगा क्योंकि होम आइसोलेशन में ही सारे लोग ठीक हो जा रहे थे। यही स्थिति अगर रही अभी तक के जो वेरिएंट हैं उनसे चिंता कम है जी। अगर कोई नया वेरिएंट आ गया बस हम लोग तो उंगलियां बांध के रखे हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि कोरोना तो जाने वाला नहीं है, ये तो हमारे बीच में रहेगा। लेकिन इसके घातक या परेशान करने वाले जो लक्षण हैं वो अभी नहीं दिख रहे। अभी वैक्सीनेशन इत्यादि, बॉडी में जो इम्यूनिटी बन गई या प्राकृतिक हो या कोरोना के बाद आने की हो या वैक्सीन लगने के बाद की इम्यूनिटी हो, इससे देश फिलहाल सुरक्षित दिखता है। चिंता है नया कुछ हो जाए जी, नया कोई वेरिएंट आ जाए क्योंकि इसमें म्यूटेशन लगातार होता रहेगा जी। ये निरंतर प्रक्रिया है कि वेरिएशन होते रहेंगे, म्यूटेशन होते रहेंगे, ये स्थिर नहीं है। अभी BF.7 आया है तो ये BF.7 कहानी का अंतिम अध्याय है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। ये लगातार चलने वाली कहानी है। BF.7 का कुछ और होने वाला है, वो घातक होगा या कम घातक होगा, ये अनुभव करते करते ही हमको उसके साथ चलते रहना पड़ेगा। सर, चूंकि आप जिस तरीके के नेता हैं, जनता से हमेशा जुड़ाव रखते हैं और आपके काम करने के तरीके को सभी लोग जानते हैं कि लापरवाही आप बर्दाश्त नहीं करते हैं और पारदर्शी तरीके से काम हो, इस पर जोर आपका भी रहता है। तो समय समय पर निरीक्षण एक बहुत जरूरी है अस्पतालों का, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के? ये कल ही जो आज जो बात हुई कि 27 तारीख को मॉक ड्रिल होगा, तो आज भी बैठक में मैंने यही कहा कि जितने हमारे अधिकारी हैं उनको एक एक अस्पताल दे दिया जाए।
ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि उस अस्पताल के निरीक्षण के संबंध में, उसकी तैयारी के संबंध में वो जवाबदेही से जानकारी लेके प्रस्तुत करेंगे। और ऐसे समस्त प्रदेश में जो जो हमारे अस्पतालों की इकाइयां हैं जहां कोरोना के पेशेंट आएंगे, सबके लिए एक व्यक्ति तैनात किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग से, और वो देखेंगे कि क्या कमी है, ऑक्सीजन का फ्लो ठीक है कि नहीं, ऑक्सीजन की गुणवत्ता ठीक है कि नहीं, जो नए प्लांट लगे हैं उसमें 92% 96% प्योरिटी का ऑक्सीजन है कि नहीं, अगर चेंज ओवर करना हो तो जो बाकी सिलेंडर लगे हुए हैं वो चेंज ओवर करने का स्विच काम कर रहा है कि नहीं, हमारे वेंटिलेटर ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी हमने निर्देशित कर दिया है। तो डॉक्टर्स वेंटिलेटर के उपयोग की ट्रेनिंग भी करेंगे। HDU यूनिट्स, हमारे बाईपैप जो मशीन्स हैं, अन्य जो हमारे उपकरण हैं, ये सारे जगह पे हैं और चल रहे हैं कि नहीं, इसकी समीक्षा के लिए इकाई वार हम लोगों ने जिम्मेदारी देने के डायरेक्शन आज ही दिए हैं। सर, आखिर में इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क के माध्यम से जनता से अपील आप क्या करेंगे? मैं यही कहूंगा कि मन में इस बात को हमेशा रखिए कि कोरोना लंबे समय तक हमारे बीच में रहेगा एक वायरस के रूप में। जैसे सर्दी खांसी, ये सर्दी खांसी से ज्यादा घातक हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लोग अस्पताल में कोरोना के चलते ना तो भर्ती हो रहे हैं, न ज्यादा संख्या में उनकी मृत्यु हो रही है। ये ज्यादा प्रभावित कर रहा है तो उन लोगों को जिनको दूसरी बीमारियां हैं या जो वृद्ध हैं। तो वृद्ध जो हैं और जिनको दूसरी बीमारियां हैं, विशेष करके आप वैक्सीनेशन जरूर ले लें और बाहर जाने से बचें। वृद्ध लोग हैं, भीड़ भाड़ की जगह में जाने से बचिए। अगर जाएंगे तो अनिवार्य रूप से मास्क पहन के ही जाइए। वापस घर आएंगे तो हाथ धो के और घर में फिर विश्राम करिए। और सामान्य नागरिक भी, क्योंकि आप तंदुरुस्त हो सकते हैं, आपको हो सकता है कोरोना का प्रभाव ऐसा हो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कोरोना आया और चला गया, लेकिन आपके माध्यम से आपके माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनको हो सकता है, आपके किसी परिवार के व्यक्ति को जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको आपके माध्यम से हो सकता है। तो केवल वृद्ध लोगों को सतर्क होने की जरूरत नहीं, केवल कोमॉर्बिड लोगों को सतर्क होने की जरूरत नहीं, हर नागरिक को सतर्क होने की जरूरत है कि वो कोरोना को फैलाने का माध्यम ना बन जाए, जाने अनजाने। तो सबको एहतियात बरत के रहना है और टेस्टिंग करा लीजिए। आपको कोई लक्षण बुखार के दिखे, सर्दी खांसी जल्दी ठीक नहीं हो रही है, पेट खराब हो गया है, लूज मोशंस हो रहे हैं, आप RT-PCR टेस्ट तत्काल करा लीजिए। और वैक्सीनेशन अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है या प्रथम द्वितीय डोज नहीं लिया है तो कृपया जल्दी से जल्दी ले लीजिए। बहुत शुक्रिया TS सिंहदेव जी, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर इन तमाम बातों को शेयर करने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया।